नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आधुनिक भारतीय इतिहास में अंग्रेज़ों ने जिस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भारत में किया, उसका परिणाम वर्तमान तक हम भोग रहे हैं। उनका जो उद्देश्य था शिक्षा का, वो केवल एक ही था कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से शासन को किया जा सके और यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। प्रारंभ में उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई शैक्षिक गतिविधि लागू नहीं की, लेकिन 1764 में जब बक्सर में उनको राजनीतिक सफलता मिली, तो उसके पश्चात जब उन्होंने यहाँ शासन कार्य का प्रारंभ किया, तो उन्हें महसूस हुआ कि स्थानीय लोगों के बारे में जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक है। और इसी सोच से उन्होंने 3 जो शिक्षक केंद्र स्थापित किए। पहला कलकत्ता में मदरसा 1781 में, ये मदरसा वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किया गया। इसमें जो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी, उनकी मान्यताओं की जानकारी, उनके रीति नीति नियम, धार्मिक नियम इत्यादि की जानकारी दी जाती थी। और दूसरा था वाराणसी संस्कृत कॉलेज, जिसकी स्थापना 1791 में जॉनथन डंकन द्वारा की गई। जॉनथन डंकन का जो उद्देश्य था, वो अधिकांश सनातन धर्म के लोगों की जानकारी प्राप्त करना। और तीसरा जो इनका शिक्षा का केंद्र था, वो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में, ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा स्थापित किया गया। ये तीनों जो शिक्षक के केंद्र थे, ये अपना अपना कार्य करते थे। और इनका मूल कार्य जो था, जो प्रारंभ के जो कलकत्ता और वाराणसी के जो महाविद्यालय थे, इनका उद्देश्य शिक्षा को प्रचारित या प्रसार करना नहीं था, वरन प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानीय लोगों को समझना था। और ये तीसरा जो महाविद्यालय था, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी का, इसमें जो तत्कालीन इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी, भारतीय प्रशासनिक सेवा होती थी, उसका ये एक तरह का ट्रेनिंग कॉलेज था। और प्रारंभ में ये ट्रेनिंग कॉलेज रहा, फिर बाद में इसको लंदन में हेलीबरी नामक स्थान पर इसको स्थापित कर दिया गया। और यहीं से 1806 में भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित जो परीक्षा है वो होने लगी। तो मूलतः जो कलकत्ता मदरसा और वाराणसी संस्कृत स्कूल कॉलेज था, ये फोर्ट विलियम कॉलेज को फीडबैक देते थे, और वहाँ से फिर जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते थे, वो स्थानीय लोगों को समझते थे और उसमें प्रशासन करते थे। इन महाविद्यालयों का जो मूल उद्देश्य था, वो भारतीयों पर शासन करने के दृष्टिकोण से भारत के ही लोगों को चुनना, ताकि वो अंग्रेजों की सहायता कर सके। 1813 के चार्टर एक्ट में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करना तय किया, तो फिर यह अत्यंत जरूरी हो गया था कि वो स्थानीय लोगों के लिए शिक्षा के केंद्र स्थापित करे। लेकिन 1813 के चार्टर में जो पैसा दिया गया, ये 1835 तक भारत में इसको खर्च नहीं किया गया। 1835 में लॉर्ड मैकुले के नेतृत्व में एक प्रश्न जो सबसे उछल के सामने आया कि भाई भारतीयों को कौन सी शिक्षा दी जाए। 2 धड़े उस समय थे, एक तो थे ओरिएंटलिस्ट और दूसरे थे एंजलिस्ट।
ओरिएंटलिस्ट जो लोग थे वो चाहते थे कि भारतीयों को भारतीय भाषा में, भारतीय स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए, और फिर इस धड़ों को जो मानते थे उसको ओरिएंटल स्कूल ऑफ थॉट कहा गया। दूसरा धड़ा था एंजलिस्ट, जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। उनका ये मानना था कि भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए, और 1813 से 1835 तक यानी कि 22 साल तक तो यही तय नहीं हुआ कि भारतीयों को शिक्षा किस भाषा में दी जाए। 1835 में जो एंजलिस्ट थे, जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते थे, उन्होंने उसको मान्यता देते हुए 1835 में लॉर्ड मैकॉले की अनुशंसा पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकॉले की बात को रखते हुए भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षा देने का निर्णय लिया, और तब से लेकर उन्होंने जो पाश्चात्य शिक्षा भारत में जो प्रचारित की, उसका प्रभाव धीरे धीरे सकारात्मक और नकारात्मक रूप में भारतीयों के सामने आने लगा। मैकॉले की जो रिपोर्ट थी उसको मैकॉले मिनट्स के रूप में कहा जाता है, जिसमें वेस्टर्न शिक्षा को समर्थन दिया गया और अंग्रेजों को भारत की राजकीय भाषा बना दिया गया। इससे पूर्व फारसी भारत की राजकीय भाषा थी, जिसका मुगल प्रयोग करते थे। और ये जो अंग्रेजी शिक्षा जैसे ही राजकीय शिक्षा हुई, इसको ब्रिटिश बुद्धिजीवियों ने जबरदस्त समर्थन दिया, और इस नीति के अनुसार जो भी शिक्षा के मद का जो बजट था उसको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया गया, नीचे यानी कि प्राइमरी एजुकेशन पर उन्होंने जोर नहीं दिया। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का उन्होंने अनुसरण करते हुए उच्च शिक्षा पर जोर दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैकॉले ने जिस सोच के साथ अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया, उसका परिणाम कालांतर में भारत को देखने को मिला। प्रसिद्ध लाइनें हैं मैकॉले की कि मैं काली चमड़ी में गोरी मानसिकता के लोग पैदा कर दूंगा इस शिक्षा के माध्यम से, और उसकी यह बात काफ़ी हद तक सफल रही। 1947 के बाद यदि हम आज तक का इतिहास देखें तो मैकॉले ने जो फाउंडेशन 1835 में की, उसका रिजल्ट अब हमें देखने को मिल रहा है। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव जबरदस्त हावी होता जा रहा है। हालांकि अंग्रेजी शिक्षा के प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बिंदु रहे हैं, लेकिन यह भी सही है कि अंग्रेजी शिक्षा को पाने के बाद भारतीयों को अंग्रेजों को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी, और विशेषतः 1885 के पश्चात तो सतत विधिवत रूप से अंग्रेजों का विरोध होने लगा। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स थे अंग्रेजी शिक्षा के। इसमें कौन कौन से कमीशन स्थापित हुए, इसकी बात मैं आपको अपने कल के लेक्चर में करूँगा। धन्यवाद।